हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग गांव के प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का पहला प्रश्न है, गांव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पटवारी या लेखपाल ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है और इसका काम होता है गांव स्तर पर जमीनों को नापना, उनके रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। दूसरा प्रश्न है, पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आदतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पटवारी को कुछ गांव का प्रभार सौंपा जाता है, यानी इसके अंडर में कुछ गांव आते हैं जिनका ये प्रभारी होता है, जिनकी ज़मीनों का ये लेखा जोखा रखता है, वहाँ की ज़मीनों को नापता है और समय समय पर उनके रिकॉर्ड को अपडेट भी करता है। आदतन का मतलब होता है अपडेट करना। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी यहाँ पर सही है कि पटवारी जो है अपने अधिकार क्षेत्र में जिन खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं, या फिर कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में फसल चेंज कर देते हैं, तो उनको भी ये रिकॉर्ड करता है, उनकी जानकारी भी ये राजस्व विभाग को देता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी एक और दो दोनों सही हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर उसको पटवारी कहते हैं, कहीं पर उसको लेखपाल कहते हैं, कहीं पर उसको भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कहते हैं, कहीं पर कानून को कहते हैं, कहीं पर ग्राम अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। नगर निगम वार्ड का जो काउंसलर है ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जो नगर निगम वार्ड काउंसलर है ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि एक चयनित व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है? भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। देखिए, भूमि विकास के लिए जो रोजगार योजनाएं हैं इनको लागू करने का काम पंचायती राज विभाग का है, ना कि इसका। शिकायतों की जो जमीन से संबंधित शिकायतें होती हैं उनकी जांच पड़ताल या उनका निराकरण निस्तारण करने का काम जो होता है वो तहसील स्तर पर तहसीलदार करता है, ना कि लेखपाल। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। इसका गांव के स्तर पर इसका काम होता है भूमि का मापन करना और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। सामूहिक संपत्ति का निर्माण जो है या सामूहिक संपत्ति का जो रखरखाव है वो ग्राम पंचायत करती है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल सी सही है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। पांचवा प्रश्न है, पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश। देखिए, पटवारी या फिर लेखपालों का जो कामकाज होता है इनकी देखभाल तहसीलदार करता है, यानी कि ये लोग तहसीलदार को रिपोर्ट करते हैं और तहसीलदार समय समय पर इनके काम की देखभाल करता है कि उचित ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा द्वारा किया जाता है? जिलाधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो भूमि विवाद होते हैं उनका निपटारा तहसील स्तर पर तहसीलदार करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला।
7वां प्रश्न है, किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत, पटवारी, जिलाधिकारी, पंचायत समिति। तो इसके लिए पटवारी उत्तरदायी है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 8वां प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, सिंचाई का प्रबंध करना, ग्राम सभा की सूची तैयार करना, ग्राम पंचायत के फंड या विधि का नियंत्रण करना। ठीक है, इसका मेन काम होता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 9वां प्रश्न है, निम्न में से ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में शामिल नहीं है? जन्म मृत्यु पंजीकरण, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, विदेश नीति निर्धारण, जन वितरण प्रणाली का संचालन। देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण ये भी प्रशासनिक कार्यों में आता है ग्राम स्तर पर। भूमि अभिलेखों का रखरखाव ये भी प्रशासनिक कार्यों में आता है। जन वितरण प्रणाली यानी राशन वगैरह का जो वितरण होता है वो भी प्रशासनिक कार्यों में आता है। विदेश नीति का जो निर्धारण है ये शासन करता है, केंद्र स्तर का जो शासन है वो इसका निर्धारण करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका निर्धारण करती है, ना कि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 10वां प्रश्न है, शासन का सही अर्थ है? प्रशासनिक आदेश जारी करना, न्यायिक निर्णय देना, नीति कानून व दिशा तय करना, कर वसूली करना। शासन का सही अर्थ होता है नीति निर्माण, कानून और दिशा ये सब तय करना या बनाना, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 11वां प्रश्न है, प्रशासन का संबंध किससे है? नीति निर्माण, योजनाओं और कानूनों का क्रियान्वयन, संविधान संशोधन, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शासन जो भी योजना या नीतियां बनाता है, कानून बनाता है, उनको धरातल पर लागू करवाने का काम होता है प्रशासन का। तो प्रशासन जो है योजनाओं कानूनों का क्रियान्वयन करवाता है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासन और प्रशासन के अंतर को सही दर्शाता है? यहां पर आपको बताना है कौन सा ऐसा कथन है जो इनके अंतर को सही दर्शाता है। शासन नीति निर्धारण करता है, प्रशासन क्रियान्वयन करता है। शासन न्यायिक कार्य करता है, प्रशासन विधायी कार्य करता है। शासन दीर्घकालिक दृष्टि रखता है, प्रशासन तात्कालिक कार्य करता है। शासन केवल केंद्र स्तर पर होता है, प्रशासन केवल राज्य स्तर पर होता है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन सही है, शासन जो है नीति का निर्धारण करता है और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करता है। न्यायिक कार्य जो है ये शासन के द्वारा नहीं किए जाते हैं बल्कि न्यायपालिका करती है, यानी जो ज्यूडिशरी है या न्यायपालिका है वो ये कार्य करती है, ना कि शासन करता है। तो ये न्यायालय का काम है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। विधायी कार्य जो विधायिका करती है, ना कि प्रशासन करता है, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन सही है, शासन दीर्घकालिक दृष्टि रखता है और प्रशासन जो है तात्कालिक कार्य करता है। जैसे गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि 2030 तक हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट का तो विजन सेट है, दीर्घकालिक उसने विजन ले लिया, और प्रशासन जो है उस काम को पूरा करने के लिए तात्कालिक कार्य करेगा, जल्दी से जल्दी पाइपलाइन बिछवाएगा, घरों तक नलों का कनेक्शन जोड़ेगा। तो प्रशासन जो है तात्कालिक कार्य करता है और शासन जो है दीर्घकालिक दृष्टि रखता है, तो तीसरा वाला सही है। शासन केवल केंद्र स्तर पर होता है, ये गलत है। भारत में शासन जो है 3 स्तरों पर है, केंद्र, राज्य और सबसे निचला स्तर जो है पंचायती व्यवस्था वाला स्तर है। तो 3 स्तरों पर हमारे यहाँ शासन व्यवस्था काम करती है, तो चौथा वाला गलत है। यहां पर 1 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला, 1 और 3। 13वां प्रश्न है, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफआईआर केवल जिला मुख्यालय में दर्ज होती है, एफआईआर केवल तहसीलदार दर्ज करता है, एफआईआर संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज की जाती है, एफआईआर केवल पटवारी दर्ज करता है। एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट ये संबंधित थाना क्षेत्र यानी कि जो आपका क्षेत्र है और उसमें उसका जो थाना है उसमें ये दर्ज की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, राजस्व विभाग के कार्यों में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? भूमि का मापन, भू राजस्व की वसूली, फसल आंकड़ों का संकलन, न्यायिक दंड निर्धारण। देखिए राजस्व विभाग के जो काम है उनमें भूमि का मापन करवाना है, भू राजस्व की वसूली करनी है, फसल आंकड़ों का संकलन करना है, न्यायिक दंड निर्धारण का काम न्यायपालिका का है, यानी कि ज्यूडिशरी का है, न्यायपालिका ये काम करती है, ना कि राजस्व विभाग, यानी ये न्यायालय का काम है। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा, ये गलत है। केवल 1, 2 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है, एफआईआर दर्ज करने का कार्य
किस विभाग के अंतर्गत आता है? पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग। समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस विभाग की है। तो कोई क्राइम हो रहा है, कोई विवाद की स्थिति है, कोई झगड़ा वगैरह हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कार्य पुलिस विभाग का है, संबंधित थाने का है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, राजस्व विभाग की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में सही अनुक्रम कौन सा है? ग्राम, तहसील, जिला, राज्य, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम, जिला, राज्य, तहसील, ग्राम, राज्य, तहसील, जिला, ग्राम। देखिए, राजस्व विभाग ने किसी राज्य में प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए इसकी प्रशासनिक संरचना को उप स्तरों में डिवाइड कर लिया है। जैसे राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिलों के अंदर उसके उपखंड तहसीलें होती हैं और तहसीलों के अंदर फिर गांव आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है? खसरा खतौनी तैयार करना, भूमि कर वसूली, तहसील स्तर पर भूमि विवादों की सुनवाई, फसल परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना। देखिए, इसका काम खसरा खतौनी तैयार करना है, भूमि कर की वसूली करनी है और फसल परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना है। तहसील स्तर पर जो भूमि विवादों की सुनवाई होती है वो तहसीलदार करता है, ना कि पटवारी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से किस सरकारी उद्देश्य से जुड़ा है? राजस्व बढ़ाना, पारदर्शिता एवं सुगमता, पंचायत उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण में तेजी। देखिए, जो भूमि रिकॉर्ड है इनको डिजिटलाइज करने वाले का मूल कारण यह है कि पारदर्शिता आए और लोगों को ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, तहसीलदार के कार्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पटवारी का निरीक्षण, भूमि विवादों की सुनवाई, जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, पंचायत चुनाव संचालन। देखिए, पंचायत चुनाव संचालन जो काम है ये राज्य निर्वाचन आयोग का है, न कि तहसीलदार का। वो अलग बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के काम में इसकी ड्यूटी लगा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन काम किसका है? ये राज्य निर्वाचन आयोग का है, ना कि तहसीलदार का। तो सही आंसर है डी वाला। 20वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना, भूमि अधिग्रहण को सरल बनाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, कर व्यवस्था में सुधार। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो था 2005 का, इसका मूल उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देना, यानी अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति में हक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। खसरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमि आधारित अभिलेख है, इसमें खेत संख्या व फसल विवरण होता है, यह व्यक्ति की कुल संपत्ति दर्शाता है। आपको यहां सही कथन बताना है। देखिए, ग्राम स्तर पर पटवारी के द्वारा तैयार किया हुआ भूमि आधारित अभिलेख खसरा कहलाता है। इसमें खेत की संख्या, फसल का विवरण और खेत धारक का नाम लिखा होता है। तो सेकंड वाला सही है। व्यक्ति की कुल संपत्ति जो है वो खतौनी में दर्शाई जाती है। वो किस में दर्शाई जाती है? वो खतौनी में, ना कि खसरा में। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत है, 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी 1 और 2। 22वां प्रश्न है, भूमि खरीद बिक्री में भूमि रिकॉर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? कर निर्धारण, स्वामित्व सत्यापन, फसल चयन, सिंचाई योजना। देखिए, जब भूमि को हमें खरीदना या बेचना होता है तो उस समय स्वामित्व के सत्यापन के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि भाई ये जमीन इसी की है या नहीं है। उसलिए हमें भूमि के रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। 23वां प्रश्न है, पटवारी सामान्यतः कितने गांव का प्रभारी होता है? केवल 1, केवल 2, कई गांव, केवल जिला। देखिए, ये तहसीलदार तय करता है कि पटवारी के अंडर में कितने गांव आएंगे, कितने गांव का प्रभार शामिल होगा। तो ऐसे में कई गांव शामिल होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 24वां प्रश्न है, तहसीलदार किस प्रकार की शक्तियां रखता है? केवल न्यायिक, केवल प्रशासनिक, प्रशासनिक व अर्ध न्यायिक, केवल वैधानिक। देखिए, तहसीलदार के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो प्रशासनिक शक्तियां हैं, जैसे राजस्व की वसूली, पटवारी का निरीक्षण, प्रमाण पत्र जारी करना, जाति आय या निवास के प्रमाण पत्र जारी करना। इसके अलावा अर्ध न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि भूमि विवादों की सुनवाई करना या फिर जमीन का नामांतरण करना है, जमीन का बंटवारा करना है। इसलिए तहसीलदार
न केवल प्रशासनिक अधिकारी है बल्कि ये सीमित न्यायिक अधिकारी भी होता है, यानी कहने का मतलब ये इसके पास अर्ध न्यायिक शक्ति भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महिला सशक्तिकरण से सीधे जुड़ा है? मनरेगा, 73वां संविधान संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। देखिए, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा जो संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम है वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुलिस का कार्य नहीं है? अपराध की जांच, भूमि कर वसूली, शांति व्यवस्था, अपराधी व कानूनी कार्रवाई। किसी अपराध की जांच करना, शहर में या क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करना, ये सभी पुलिस के काम है। भूमि कर की वसूली यानी कि जो आपका भूमि कर है, लैंड टैक्स है, इसकी वसूली करने का काम जो राजस्व अधिकारी है, पटवारी वगैरह है, उसका है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक कार्य नहीं है? जन्म पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड, कर वसूली, विदेश नीति का निर्धारण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विदेश नीति का निर्धारण प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि ये शासन के अधीन आने वाला कार्य है। ये शासन का कार्य है, ना कि प्रशासन का। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 28वां प्रश्न है, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार किसे होता है? पंचायत सचिव को, तहसीलदार को, थाना प्रभारी को, कलेक्टर को। तो ये अधिकार जो है, जो थाना होता है, थाने का जो प्रभारी होता है, हेड होता है, इसको थाना प्रभारी एसएचओ कहते हैं, उसको होता है। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 29वां प्रश्न है, खसरा क्या है? व्यक्ति आधारित भूमि स्वामित्व पत्र, भूमि फसल आधारित अभिलेख, कर वसूली रजिस्टर, पंचायत की बैठक रजिस्टर। खसरा जो है भूमि फसल आधारित अभिलेख होता है। तो सही आंसर है बी वाला। खतौनी किससे संबंधित होती है? खेत और फसल से, भूमि के नक्शे से, भूमि व व्यक्ति व भूमि स्वामित्व से, कर वसूली से। खतौनी जो है व्यक्ति और उसके भूमि स्वामित्व से संबंधित होती है। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 31वां प्रश्न है, पटवारी द्वारा भूमि मापन में प्रयुक्त लोहे की जंजीर को क्या कहा जाता है? गाटा, जरीब, नाप सूत्र, मापक। तो पटवारी जो है भूमि को नापने के लिए एक लोहे की जंजीर इस्तेमाल करते हैं, इसको जरीब कहा जाता है। सही आंसर है यहां पर बी वाला। 32वां प्रश्न है, पटवारी द्वारा प्रयुक्त जरीब का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? भूमि मापन, कर निर्धारण, फसल उत्पादन अनुमान, सिंचाई मापन। तो इसका इस्तेमाल भूमि मापन के लिए किया जाता है। आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, भूमि रिकॉर्ड निम्न में से किस स्थिति में अनिवार्य प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है? फसल मंडी में बिक्री, खेत में खाद खरीद, बैंक से कृषि ऋण, बीज वितरण। देखिए, मंडी में फसल बेचने के लिए हमें कोई भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। खेत में खाद डालनी है तो हमें जो राशन की दुकान से खाद खरीदने के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीज वितरण जो होता है यानी बीज की खरीद के लिए भी हमें जो भूमि रिकॉर्ड इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बैंक से अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो जमानत के रूप में भूमि के कागज रखे जाते हैं, जमीन रखी जाती है गिरवी, तब हमें भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है सी वाला। 34वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में खतौनी का सर्वाधिक महत्व होता है? कृषि उत्पादन आंकड़े, भूमि स्वामित्व विवाद, सिंचाई परियोजना, मौसम विश्लेषण। देखिए, खतौनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है भूमि स्वामित्व विवाद को निपटाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1991, 1995, सन 2000, 2005। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है सन 2005 में लागू हुआ था। सही आंसर है आपका डी वाला। 36वां प्रश्न है, फसल परिवर्तन और कुआं खुदवाने का रिकॉर्ड कौन रखता है? पंचायत समिति, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत। तो ये रिकॉर्ड राजस्व विभाग रखता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 37वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है केवल हिंदुओं पर, केवल ग्रामीण हिंदुओं पर, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय पर, सभी धर्मों के नागरिकों पर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों पर लागू होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला।
38वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटी की स्थिति क्या हो गई है? केवल उत्तराधिकारी, केवल भरण पोषण की अधिकारी, जन्म से सह उत्तराधिकारी, सीमित स्वामित्व वाली वारिस। तो ये अपने जो भी भाई बहन हैं उनके साथ जन्म से सह उत्तराधिकारी है, यानी कि भविष्य में इसे अपने पिता की संपत्ति में अपने अन्य जो सिबलिंग्स हैं, अन्य जो भाई बहन हैं, उनको जितना अधिकार मिलेगा, उनको जितना उत्तराधिकार मिलेगा, उतना ही इसको प्रॉपर्टी में इसको भी हिस्सा मिलेगा। तो ये जन्म से सह उत्तराधिकारी है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 39वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होता है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल शहरी क्षेत्रों में, केवल उत्तरी भारत में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में? तो ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटी को स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है? बंटवारे का अधिकार, संपत्ति त्याग का अधिकार, केवल भरण पोषण का अधिकार। देखिए, उसे बंटवारे का अधिकार भी है, संपत्ति त्याग का अधिकार भी है, केवल भरण पोषण का अधिकार नहीं है, यानी बाद बाकी जितने अधिकार हैं वो सारे अधिकार इसे मिले हुए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, 1 और 2। 41वां प्रश्न है, पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना, ए और बी दोनों। पुलिस का मेन काम होता है कि उसके क्षेत्र में जो भी इलाके आ रहे हैं वहां पर क्राइम को कम करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो अपराधी को गिरफ्तार करना इसका काम है। अपराधी को दंड देने का काम जो है न्यायपालिका का है, यानी ये काम किसका है? ये न्यायालय का है, ना कि पुलिस का। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 42वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में किसे बराबर हिस्सा मिलता है? बेटों को, बेटियों को, पत्नी को, उपरोक्त सभी। देखिए, इस अधिनियम के बाद पिता की संपत्ति में उनकी जितनी भी संतानें हैं, चाहे बेटे हों, बेटियां हों, और उनकी पत्नी, ये सभी बराबर के हिस्सेदार होंगी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही है? विवाह के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, केवल बेटे को पैतृक संपत्ति में अधिकार है, बेटी को विवाह से पहले और बाद दोनों स्थितियों में अधिकार है, पत्नी को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि विवाह के बाद बेटी का जो संपत्ति पर अधिकार है समाप्त हो जाता है, ये गलत है। केवल बेटे को पैतृक संपत्ति में अधिकार है, ये भी गलत है। यहाँ पर सी वाला सही है, बेटी को विवाह से पहले और बाद दोनों ही स्थितियों में पिता की संपत्ति पर अधिकार है, और पत्नी को भी इसमें संपत्ति में हिस्सा देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल सी वाला सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 44वां प्रश्न है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के दोहरे पदनाम का मुख्य कारण है पुलिस और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण, ऐतिहासिक रूप से प्रशासन और राजस्व की संयुक्त भूमिका, संविधान की बाध्यता, चुनाव आयोग का निर्देश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है, ये अंग्रेजों के टाइम पे सृजित किया गया था। तो उस समय ये राजस्व की वसूली भी करता था, जिला स्तर पर राजस्व की वसूली भी करता था, तो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में भी काम करता था। चूंकि ये राजस्व की वसूली करता था और राजस्व के अधिकारी के रूप में काम करता था, तो इसको कलेक्टर बोला जाता था। इसके अलावा फिर ये अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगा दिया गया, तो वहाँ पर इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाने लगा। तो ऐतिहासिक रूप से प्रशासन और राजस्व की संयुक्त भूमिका की वजह से इसे डीएम या फिर कलेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 45वां प्रश्न है, पटवारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। देश के सभी राज्यों में इसे पटवारी के नाम से ही जाना जाता है। आमतौर पर खेत नापने के लिए पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी भूमिकर इकट्ठा करता है और फसलों की जानकारी सरकार को देता है। पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, नहीं यहाँ पे गलत वाला कथन आपको बताना है, गलत वाला कौन सा है। ठीक है, जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मेन काम है। और देश के सभी राज्यों में इसे पटवारी नहीं बल्कि कहीं कहीं पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, ग्राम अधिकारी या फिर अन्य नामों से इसको जाना जाता है। तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। आमतौर पे खेत नापने के लिए पटवारी जो है एक लोहे की जंजीर इस्तेमाल करते हैं, जिसको जरीब कहा जाता है।
पटवारी जो है भूमि का कार्य इकट्ठा करता है और फसलों की जो जानकारी है ये सरकार को देता है। पटवारी जो है इसके अंडर में कई गांव का प्रभार होता है, यानी कई गांव का प्रभारी होता है, केवल एक ही गांव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 5वां वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 और 5 गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 2 और 5 असत्य हैं। 46वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1956, 1983, 1905, 1987। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना था और बाद में जैसा कि आप लोग जानते हैं सन 2005 में इसमें संशोधन किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 47वां प्रश्न है, पुलिस द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। उस क्षेत्र के लोग संबंधित थाने में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पुलिस का कार्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। आपको यह बताना है कौन सा कथन गलत नहीं है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पे भाषा का अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत नहीं है, तो यहाँ पर अगर सब कथन सही होंगे तो आंसर सही का होगा लगेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। उस क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे चोरी की हो, कोई दुर्घटना हो, मारपीट की हो, झगड़ा की जो घटनाएं होती हैं, उसी थाने में FIR लिखवाई जाती है। पुलिस का कार्य क्या है? समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो घटना के बारे में लोगों से पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र में जो आने वाले मामले हैं उनमें कार्यवाही करे। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो आंसर है आपका डी, यानी चारों ही सही हैं। 48वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी धर्मों की महिलाओं को उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में न्याय दिलाता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह कानून जो है हिंदू परिवारों में बेटे, बेटी और जो पति की पत्नी है, यानी इन बच्चों की जो माँ है, उनको जमीन में बराबर का हिस्सा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ये कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय पर लागू होता है, यानी भारत के सभी धर्मों पर लागू नहीं होता है, ईसाइयों पर लागू नहीं होता है, मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, बल्कि ये 4 जो आपके समुदाय हैं जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हैं, इन चारों पे लागू होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 49वां प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर जनता की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए स्थापित विभागों और उनके कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग का काम किसानों की समस्त गतिविधियों का ब्यौरा रखना है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से जिले को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। एक जिले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है किसानों की जो समस्त गतिविधियां हैं, यानी उनके भूमिखंड, भूमि पर कौन सी फसल है, उन सब का ब्यौरा रखता है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से एक जिले को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, इसको छोटे छोटे उपखंडों में, तहसील या तालुका में बांटा जाता है। एक जिले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। थर्ड वाला भी सही है। देखिए, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े विवाद नहीं सुने जाते हैं, बल्कि दीवानी का मतलब जो राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं, जैसे जमीन वगैरह के जो विवाद हैं वो सुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला, केवल चौथा सत्य है। 50वां प्रश्न है, खसरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक कानूनी भूलेख है। खसरा कृषि से संबंधित दस्तावेज है, यह भूमि संबंधी दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति की कुल भूमि का ब्यौरा होता है। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। खसरा एक कानूनी भूलेख है, कानूनी दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात है, जिसको पटवारी तैयार करता है ग्राम स्तर पर। खसरा जो है कृषि से संबंधित दस्तावेज है। इसमें जो आपका भूमिखंड है उसका जिक्र रहता है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका जिक्र रहता है, किसके नाम है और कौन सी फसल उसमें उगाई जा रही है, इसमें सब लिखा होता है। ये भूमि संबंधी दस्तावेज है, यानी इसमें जमीन की जानकारी होती है। ये व्यक्ति की जो कुल भूमि है उसका ब्यौरा देता है, गलत है। व्यक्ति की कुल भूमि का ब्यौरा जो है हमें खतौनी से मिलता है, ना कि खसरा से।
तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत है, 1, 2 और 3 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।